11 का आंकड़ा क्या आज शुभ साबित होगा? जी हां, 10 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज फिर से शुरुआत करने के हैं बेहतरीन संकेत और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो ग्लोबल संकेतों को दरकिनार करके भारतीय बाजार क्या मजबूती के साथ ट्रेड करके बंद हो पाएंगे? ये है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 हफ्ते पहले जो तेजी शुरू हुई थी वो अभी तक बरकरार है, पर आज का ट्रेंड कैसा रहेगा उसी पर अब अनिल जी से चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स में सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स जो लगातार दूसरे दिन कमजोर होते दिखे हैं। अमेरिकी बाजार राहत पैकेज की साइज और समय को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसका असर आप अमेरिकी बाजारों पर लगातार देख रहे हैं। इन्फोसिस शानदार नतीजे, एडीआर 4% मजबूत। देखते हैं आज स्टॉक में क्या कुछ कमाल दिखता है। निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले आखिरी 1 घंटे में कमाल की मजबूती नजर आई और क्या जबरदस्त तेजी होती दिखी है। लिखिता इंफ्रा छोटा आईपीओ, आज होगी लिस्टिंग, इस पर भी रहेगी नजर। जी बिल्कुल अनिल जी, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर नजर है, पर एक बार जो कल आखिरी घंटे में शानदार मार्केट का एक्शन आया था उसके बारे में ही बात करते हैं। सर, 2:20 पर आपने सही लेवल्स पर बैंक निफ्टी को पकड़ा था और वहां से तो जबरदस्त तेजी आई। इंट्राडे लो से इंट्राडे हाई के बीच में 800 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट। क्या वजह थी उस उछाल की, और क्या ऐसा मोमेंटम थोड़ा और मार्केट्स को ऊपर ले जा सकता है? वजह पता नहीं क्या वजह थी दीप, सीरियसली पता नहीं, क्योंकि न तो कोई खबर आई जिसकी वजह से ऐसा लगे कि बैंक निफ्टी को इस तरह से तेजी से भागना चाहिए, और न ही डेटा में ऐसा दिख रहा है कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की हो। प्योरली शॉर्ट कवरिंग शायद इस उम्मीद में हुई हो या इस आशंका से हुई हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मॉरेटोरियम वाले मामले पर आ सकता है, वो बैंक्स के लिए अच्छा होगा। हुआ ये है कि अब वो सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टल गई है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले को निपटाने में काफ़ी मुश्किल आ रही है और लगातार दोनों पक्षों के बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज आ रहे हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट लगातार समय ले रहा है और पूरी तरह से आश्वस्त होकर सब कुछ सुनकर फैसला लेना चाहता है। लेकिन तब तक एक रिलीफ की बात जरूर कल आई, और वो ये कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इन सब खातों को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। प्लस जो छोटे लोन्स को राहत देने की बात है जिसके लिए सरकार अपनी हामी भर चुकी है, ऐसा लग रहा है वहां कहीं न कहीं बात बनती हुई दिखेगी। आई डोंट नो, कल ऐसे अचानक से भागने का कोई कारण तो नहीं था, लेकिन हाँ, स्क्रीन आपको चिल्ला कर कह रही थी 2 बजे 2:15 बजे के आसपास से कि बस हो गया, यहां से तेजी होने को तैयार है। आमतौर पर आप देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में 1.5 दिन के आसपास का करेक्शन रहता है दीप, और उसके बाद बाजार फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ते हैं। और आप देखिए 11,800 ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है। उस 11,800 के पहले सपोर्ट जोन को भी नहीं तोड़ा। डेफिनेटली अगर 10 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, 9 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। वो उस प्रॉफिट बुकिंग में और शॉर्ट करने में एक बड़ा फर्क है। तो जो लोग तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उन्हें ऐसा लगता है कि तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो वही है सिंपल कि आप शेयर खरीदें, इंडेक्स खरीदें और तेजी में भाग लें। दूसरा तरीका ये कि नहीं कर पाए तो चलिए पहला संकेत कमजोरी का आते ही शॉर्ट करें। लेकिन ये मार्केट ऐसा है नहीं कि पहले संकेत पर आप शॉर्ट करें। हाँ, अगर ओवरबॉट मार्केट है आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कर सकते हैं वापस से नीचे आने का, लेकिन शॉर्ट करने का मार्केट है नहीं। और लगातार 2 दिनों से हम यही बात करें कि आप लेवल का इंतजार कीजिए, और मार्केट आपको हर रोज दिन में लेवल दे रहा है एंट्री करने के लिए परफेक्ट। आप देखिए कल के लेवल्स, क्या गजब लेवल मिले आपको। 11,825 एंट्री करने के लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर देखिए 24,200 की 23,200 की हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली आप वहीं से 23,150 के आसपास से बाजार को घूमते हुए देख रहे हैं। तो परफेक्ट ट्रेंड है, परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट है, और उसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका है गिरावट का इंतजार करें। लेकिन कल जो कुछ हुआ आखिरी 1 घंटे में, उसका कोई कारण, उसका कोई डेटा इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में आती है जो लगातार पिछले 2 गुरुवार को ही है और हो सकता है इस बार तीसरे गुरुवार को भी हो, वो ये कि शॉर्ट कवरिंग। तो ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है जो चाहे निफ्टी में आपको दिखी हो चाहे बैंक निफ्टी में। फॉर अ चेंज इसे लीड कल बैंक निफ्टी ने किया, और उसकी वजह शायद सुप्रीम कोर्ट के मॉरेटोरियम वाले मामले को लेकर होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप आज सुबह देखें
तो आपके पास ऐसी कोई खबर नहीं। और एक और चीज दीप, कल जब हम बंद हो रहे थे और जब भारतीय बाजार इतनी तेजी दिखा रहे थे, तब भी डाउ फ्यूचर सुस्त थे, लाल निशान में थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने बड़ी तेजी दिखाई है। तो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि खेल आंकड़ों का है और आंकड़ों में शॉर्ट साइड पर पोजीशन ज्यादा थी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार इसीलिए घूमे। 1000 पॉइंट का करेक्शन आपने बैंक निफ्टी में देखा, 24,200 से 23,200, और निफ्टी आप देख सकते हैं 12,025 से लगभग 11,825, यानी कि वहां पर भी 200 पॉइंट 250 पॉइंट का आपको एक करेक्शन मिला और वापस से बाजार रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो बाजार ने तो रफ्तार पकड़ ली है सर, और 5 साढ़े 5 साल बाद, बल्कि जनवरी 2015, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अब 6 साल बाद ऐसा हुआ है कि 10 दिन लगातार मार्केट्स में तेजी बनी रही है। इसको किस तरह से देखना चाहिए, और आशा तो यही रहेगी कि ये क्या 10 दिन आज 11 दिन बन सकते हैं? एसजेक्स 50 देखकर बिल्कुल बन सकते हैं, शुरुआत में तो बनेगा, क्लोजिंग कहाँ होती है वो देखने वाली बात है। और ये क्लोजिंग पूरी तरह से आंकड़ों पर निर्भर करेगी जो दोपहर के बाद बनते हुए दिखेंगे। क्या शॉर्ट्स दोपहर के पहले कवर हो जाते हैं या शॉर्ट्स दोपहर के लिए इंतजार करते हैं, ये बड़ी चीज है। क्योंकि और दीप ये इसलिए भी बड़ी चीज है क्योंकि आप दो बड़े अहम लेवल के आसपास हैं, जो निफ्टी पर 12,000 का है और बैंक निफ्टी पर 24,000 का है। ये दो लेवल अगर सुबह ही आपने पार कर लिए और बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको फर्स्ट हाफ में मिल गई, तो फिर देखना होगा कि क्या सेकंड हाफ में आपको तेजी का सहारा मिलता है, तब आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग नहीं। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स की हल्की मजबूती या कम कमजोरी। लेकिन अगर फर्ज करें कि सुबह आपसे शुरुआत होते देखें, कमजोर शुरुआत होते देखें, पहले घंटे 1.5 घंटे में बाजार साइडवेज ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर चले, देखिए मुझे लगता है दुनिया भर में इस वक्त हरे निशान में अगर कोई है तो सिर्फ वो एसजेक्स निफ्टी है। बाकी चाहे आप डाउ कल की क्लोजिंग देख लें, नैस्डैक कल की क्लोजिंग देख लें, अभी डाउ फ्यूचर्स देख लें और एशिया के बाकी बाजार देख लें, हरियाली कहीं भी नहीं है। मुझे नहीं लगता एसजीएक्स निफ्टी को छोड़कर कहीं भी हरियाली है। और अगर ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आप कमजोर खुल जाते हैं और फर्स्ट हाफ कमजोर बिताएं, तो फिर आज 11 का आंकड़ा शुभ हो सकता है, 11वां दिन। तो मैं ये चाहूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप आज सुस्त खुले, कमजोर खुले, मौका एक बार फिर से मिले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। और कल की तेजी में दीप सबसे बढ़िया बात, देखिए तेजी तो हम 10 दिनों से कर रहे हैं, कोई नई बात है नहीं, लेकिन इन 10 दिनों की तेजी में सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, सबसे क्वालिटी वाली तेजी ये कल की थी। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि कल जब हमने बाजार में शुरुआत की तो कल सेंटीमेंट काफी कमजोर था। आपको पता था कि परसों के दिन बड़ा भारी उतार चढ़ाव हुआ। कल आप ग्लोबल संकेत खराब लेकर बैठे थे, एफआईज की खरीदारी का हाथ रुका था, लोकल फंड्स ने तेजी से बिकवाली की थी और सामने 12,000 का आंकड़ा जिसे पार करना मुश्किल, 24,000 के अहम आंकड़े से आप फिसल कर नीचे आए। तो आपके लिए करेक्शन के लिए एकदम परफेक्ट दिन था और वो आपको सुबह सुबह मिला भी, अच्छा खासा मिला, पूरे दिन भर मिला, आखिरी 1.5-2 घंटे को छोड़कर। जो तेजी बनी है वो स्क्रीन पर बनी। एक चीज ध्यान में रखिए, हमेशा एज ए ट्रेडर आपको ये चीज गांठ मान लेनी चाहिए, जो तेजी गैप अप गैप डाउन से तेजी या मंदी होती है उसकी वैल्यू कम है। जो तेजी स्क्रीन पर बनती है, जो मंदी स्क्रीन पर बनती है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर का पार्टिसिपेशन होता है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन उतनी स्क्रीन बेहतर, उतने ही डेटा मजबूत। तो कल जो आपको दिखा वो पूरी की पूरी खरीदारी और एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से खरीदारी आई और वो खरीदारी होकर आपको दिन के लो से दिन के हाई पर 1-1.5 घंटे में लेकर जाती है। ये बाजार की ताकत दिखाता है। इसका मतलब क्या है? किसी ने सेंटिमेंट से नहीं, पैसे से खरीदारी करके पूरे बाजार को ऊपर ले गया है। तो ये सबसे बड़ा साइन है कल के पिछले 10 दिनों की तेजी में। सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस अगर आज आपके लिए है सुबह सुबह, तो ये कि स्क्रीन पे खरीदा है, गैप से नहीं, और वो आपको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देता है जो आज आपके काम आएगा। और अगर एसजीएक्स निफ्टी आज 25-30 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो दीप उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, कल की स्क्रीन की पूरी खरीदारी। अदरवाइज इन ग्लोबल संकेतों को देखकर आप आराम से नीचे आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं। आप 25-50 पॉइंट नीचे दिखते तो कोई खास बात नहीं, हाँ वो अलग बात है, वहां से आप घूमकर वापस से तेज हो जाएंगे। लेकिन जो कल तेजी पूरी की पूरी डे लो से डे हाई की स्क्रीन पर 1-1.5 घंटे में बनना, ये काबिल तारीफ है और ये बाजार की ताकत, स्ट्रेंथ, मजबूती को दिखाता है। और यही सबसे बड़ी चीज है आपका सेंटीमेंट इंप्रूव करने के लिए कि बाजार में ताकत है। जी दीप।
बिल्कुल। इसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि आज आपने सेंटिमेंट भी पॉजिटिव रखा हुआ है सर। आज के और संकेतों के बारे में सवाल करूं उससे पहले एक एक्सपायरी पर भी व्यू सर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, 10 दिनों की तेजी है, पर नेगेटिव ग्लोबल क्यूज हैं, तो आज एक्सपायरी के चलते मार्केट्स की हाल कैसे रहेंगे? देखिए दीप, वही बात है, शॉर्ट्स हैं बाजार में और वो शॉर्ट्स कवर होने हैं। असली मजा तब है जब 12,000 के ऊपर निफ्टी टिके, और 12,000 के ऊपर निफ्टी टिका तो आपके लिए 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे, और वो फिर आपको एक्सपायरी, देखिए एक्सपायरी के दो ही तरीके हैं, या तो 11,975 12,000 के आसपास हो जाए, और वहां नहीं हुई तो फिर सीधी 12,075 12,100 के आसपास होगी, ये क्लियर कट है। और वो क्यों होंगी कि 12,000 को पार करके आप टिक गए, 12,025 पार करके टिक गए, तो फिर आपके लिए 70 लाख शेयर ऐसे कॉल राइटर्स हैं जो आज रिस्क पर हैं और जिन्हें शॉर्ट कवरिंग करनी ही पड़ेगी, तो वो आपको तेजी दिखाएंगे और वो ऊपर लेकर जाएंगे। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 24,000 आप पार करके टिके तो 27 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे हैं जो 24,000 के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे, और अगर फर्ज करें 24,200 पार कर लिया तो 37 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग है। तो आज आपके लिए निफ्टी में 12,000 12,025 कंजेशन जोन है, इसके पार करने के बाद फ्रेश तेजी खरीदारी, उसके बाद इंतजार मत कीजिए कि मैं बोलूंगा आपको कि लीजिए। 12,025 को निर्णायक तौर पर पार करके टिक गया निफ्टी, फिर ये आग लगाएगा, 50-75 पॉइंट आज ही दे जाएगा, पहली बात। बैंक निफ्टी 24,050 24,200 आखिरी रुकावट का लेवल है, वहां पार हुआ 37 लाख शेयर शॉर्ट हो जाएंगे, तब आपको 24,450 24,550 आते हुए दिखेगा। हो सकता है आज हो जाए, नहीं तो कल तक हो जाए। अब आपको क्या चाहिए, इन लेवल्स को पार करने के लिए थोड़ी सी एक चीज चाहिए अमेरिका से। डाउ फ्यूचर्स को हरे निशान में करवा दीजिए, थोड़ी एशिया में रिकवरी आ जाए तो कहने ही क्या। तो ये चीजें हैं जो आपको ले जा सकती है। जब मैं आपको इतनी सारी चीजें अच्छी बता रहा हूं और शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूं, तो एक दो अहम लेवल, अहम डेटा और भी हैं दीप, जो थोड़ी सावधानी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जिनका हम आगे विश्लेषण विस्तार से करेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, तो चलिए फिर सेटअप की बात करते हैं और समझ लेते हैं कि किन लेवल्स पर आपकी नज़र है सर। कुछ और भी क्यूज हैं जिनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सेटअप क्या बता रहा है फिर? जी, ग्लोबल नेगेटिव है दीप। लगातार दूसरे दिन अमेरिका में कमजोरी हुई और जो चिंताएं या फिर अनिश्चितता पैकेज की साइज और समय को लेकर बनी हुई है कि कब आएगा, कितना बड़ा आएगा, कितने टुकड़ों में आएगा, एक साथ आएगा, ट्रम्प साहब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये 50 चीज़ें हैं जो आपके लिए ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव संकेत बना रही हैं। और शंघाई को देख लें, वो तो अपने हिसाब से चलता है। शंघाई को छोड़कर एक भी ऐसा मार्केट नहीं है जो नेगेटिव जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा हो। एफआईएस के आंकड़े मैंने बड़े दिनों बाद नेगेटिव लिखे हैं, मतलब मैं डीप मैंने ना न्यूट्रल नेगेटिव वो 2-3 बार मैंने सोचा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, फिर फाइनली मैंने कहा नहीं, नेगेटिव लिखना चाहिए, जो है वो लिखना चाहिए। भले ही मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक दिन के, 2 दिनों तक न्यूट्रल के बाद अगर आंकड़े और खराब होते हैं तो वो नेगेटिव साइड पर कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। घरेलू फंड्स के आंकड़े नेगेटिव साइड पर ही हैं, वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल साइड पर हैं, सेंटिमेंट मैंने पॉजिटिव किया है न्यूट्रल से। तो ये एक बड़ा बदलाव है। देखिए, सेंटिमेंट का बड़ा रोल है बाजार में डेटा के साथ। अगर डेटा मजबूत और सेंटिमेंट अच्छा हो तो फिर तेजी करने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड बाजार का पॉजिटिव है ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। और आज के लिए बड़े सपोर्ट जोन में पहले आपको बता दूं, 11,900 11,935 ये आज निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में दिन के लिए बाजार सपोर्ट लेगा। एक्सपायरी के लिहाज से छोटी रेंज में अगर काम न चले तो 11,825 11,875 ये अगला अहम सपोर्ट जोन है, जहां पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 12,000 12,025 ये हल्की रुकावट का लेवल है, और अगर इसे पार किया तो 12,075 12,150 की जगह ऊपर निफ्टी में खुलती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी 23,450 23,550 आज के लिए इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और यहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। वैसे तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, फिर भी एक रेंज हैंडी रख लीजिए। 23,075 से 23,200 ये आपके लिए ऊपर में नीचे में मजबूत सपोर्ट है, ब्लाइंड बाय लेवल है, जिसकी बात हम कल भी कह रहे थे कि ये ब्लाइंड बाय लेवल है, और देखिए वहीं से बाजार घुमाए। बैंक निफ्टी 24,050 24,175 ऊपरी रेंज है, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर 24,200 को पार करके टिके तो 24,450 24,550 ये वो रेंज है जहां पर फाइनल टारगेट बनेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग,
दम लगाकर शॉर्ट भी करें वहां पर। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, दम लगाकर वहां शॉर्ट भी करें। 20,400 से नॉन स्टॉप तेजी जो बनकर वापस अगर 24,500 तक 24,400 तक आती है तो आप समझ सकते हैं 4,000 पॉइंट की बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में, वो लेवल शॉर्ट करने के लिए भी आपके लिए होंगे। दीप जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। दिन के हिसाब से क्या रेंज निकल कर आ रही है, छोटी मीडियम बड़ी रेंज सर? 11,935 और 12,025 दीप, ये रेंज होगी दिन के लिए जिस पर आपको फोकस करना है, छोटी वाली। 11,875 12,075 ज़्यादा संभावना कि इस रेंज से आप काम चला लें, मीडियम रेंज है। लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से बड़े मूव चूंकि पिछले 1-2 दिनों में आपको दिखे हैं, 11,825 12,125 ये बड़ी रेंज पर आप फोकस कर सकते हैं निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी 23,700 24,050 ये आज की छोटी रेंज है। 23,550 24,175 24,200 आज की मीडियम रेंज है। 23,450 24,450 ये 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आज के लिए बड़ी रेंज के तौर पर आपके लिए काम करेगी। एफआईज ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन 68% से घटाकर 66% किए, तो और पुट कॉल रेशियो 1.40 से थोड़ा सा बढ़कर 1.42 पर आया। विक्स 2% नीचे है। ये आज के डेटा है आपके लिए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए डेटा और किस तरह से आज की रेंज निकल कर आ रही है। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या करना चाहिए? 11,800 आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है, 11,900 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। दोनों स्टॉप लॉस अलग है। 11,800 इंट्राडे के लिहाज से रखिए और 11,900 आप क्लोजिंग के हिसाब से रखिए। 11,900 के नीचे अगर आज बाजार बंद होता है तो तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे 23,700 का स्टॉप लॉस रखिए। मैंने जानबूझ के छोटा स्टॉप लॉस दिया है बैंक निफ्टी में क्योंकि कल बड़ी तेजी बनी है, तो मैं नहीं चाहता आप ज़्यादा रिस्क पर रहे। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 23,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाएं। निफ्टी माफ कीजिए, शॉर्ट पोजीशन एक ही स्टॉप लॉस है, क्लियर कट वेल डिफाइंड 12,025 निफ्टी पर। सिंपल। बैंक निफ्टी 24,200 आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 का रखिए। अगर 24,000 के ऊपर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर आप शॉर्ट मत रहिए, फिर शॉर्ट काट लीजिए। और इंट्राडे अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है, 24,200 का रख लीजिए, छोटा रखना है तो 24,000 का, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको तेजी की पोजीशन जो बनानी है, कैसे बनानी है? 11,875 11,935 इस रेंज में आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। और ये मत सोचिए कि मौका नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। ना मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो छोड़िएगा मत। तो 11,935 पे थोड़ा ले लीजिए, अगर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं 11,900 पे और ले लीजिए और 11,875 पर और ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 11,800 का, टारगेट 11,975 12,000 12,025 ये 50 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है। पहला टारगेट तो यहाँ बन गए, इसको पार किया तो 12,075 12,125 तक के फाइनल टारगेट आपके लिए निफ्टी में आएंगे। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर चांस लें 12,075 12,125 की रेंज में शॉर्ट करने का। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर कोई 12,025 पे करना चाहें तो 10-20 पॉइंट की रिस्क लगा कर करें तो अलग बात है, बट अदरवाइज 12,100 के आसपास ही शॉर्ट बनता है। 12,200 आपका स्टॉप लॉस होगा, 12,025 12,000 और 11,950 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए मंदी की पोजीशन। बैंक निफ्टी आइए 23,450 23,550 की रेंज में आज खरीदारी कीजिए अगर बाजार मौका देता है तो। पहले तो 23,700 टूटे तब है, 23,700 भी अपने आप में इंट्राडे में मजबूत सपोर्ट है, लेकिन अगर गलती से वो टूटता है तो 23,450 23,550 सर्टेनली पक्के तौर पर निश्चित तौर पर दिन के लिए बाय जोन है बैंक निफ्टी का। स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना है 23,400 का, 23,700 23,850 950 24,050 और 24,175 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आपके लिए फिर से आते हुए दिखेंगे। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उन्हें जो शॉर्ट करना है, देखिए दो चीज़ है दीप इसमें। एक तो शॉर्ट करने की रेंज है 24,075 24,200 के, यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,300 का। ये थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। जो पैसिव ट्रेडर हैं वो 24,400 500 की रेंज में वहां जाकर शॉर्ट करें। तो अभी जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से एक बार आप चांस ले सकते हैं 24,200 के आसपास शॉर्ट करने का। 24,300 का स्टॉप लॉस लगाकर 23,950 23,850 और 23,750 इन 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको यहाँ बिकवाली भी करनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पोजीशंस का सवाल, किस तरह से कल की नई पोजीशंस या फिर अगर आपको नई पोजीशंस बनानी हो तो। एक बार फिर से देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी पर आपको सलाह दी गई थी कल दोपहर 2:20 के आसपास जो अपमूव पकड़ा गया था, किस तरह से वहां से तेजी आई और सारे के सारे टारगेट्स हिट हुए। 23,550 इस लेवल को नोट कर लीजिए, स्पॉट लेवल।
बैंक निफ्टी का 23,550 ये पार करते ही आप बैंक निफ्टी इंट्राडे में तेजी की तरफ देख लीजिएगा। 23,550 पार करते ही तेजी का पहला संकेत आएगा। अगले 5 मिनट अगर बैंक निफ्टी 23,550 के ऊपर टिक जाता है तो आप 23,700, 775, 850 तक जाते हुए देखेंगे। 23,850 का डन फॉर द डे, हमारा टारगेट हासिल हो चुका। साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ। अनिल जी, साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड, शानदार आपकी स्ट्रैटेजी रही। एक बार फिर से जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज भी देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आता है। अब 11 स्टॉक्स एफएनओ बैन में हैं, 4 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, माइंडट्री जिसके नतीजे हैं आज, पीएनबी और पीवीआर। सर, थोड़ा डेटा अगर विस्तार में समझाएं। आपने जो एफआईएस के क्यूज हैं वो आपने नेगेटिव क्यू रखे हैं और वायदा कारोबार से क्या संकेत लेने चाहिए एक्सपायरी के दिन? देखिए, एफआईएस के संकेत नेगेटिव रखने के पीछे दीप कारण ये है कि 800 करोड़ की कैश में खरीदारी जरूर हुई है, लेकिन जो वायदा कारोबार में बिकवाली है वो 700 करोड़ के आसपास के इंडेक्स में बिकवाली है, पहली चीज। और स्टॉक्स में भी बिकवाली 600 करोड़ के आसपास की आपको दिख रही है। तो दोनों ही जगह बिकवाली का आंकड़ा है। तो पहली चीज तो इंडेक्स में एफआईएस ने शॉर्ट भी किए हैं और लॉन्ग पोजीशन भी कम की है, दोनों ही किए हैं। तो इंडेक्स के आंकड़े इस हिसाब से थोड़े कमजोर हैं, पहली चीज। स्टॉक्स में 629 करोड़ की बिकवाली की है और यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि तेजी की पोजीशन यहां भी कम की है। अब आइए, 2470 करोड़ का बड़ा आंकड़ा आपको नजर आएगा और वो नजर आएगा आपको पुट में खरीदारी करने का। लेकिन मैं उत्साहित नहीं हूं। दिक्कत क्या है, जो पुट खरीदे हैं इसमें सबसे ज्यादा पुट दबाकर एफआईएस ने खरीदे हैं। ऑप्शन, जो ऑप्शन खरीदे हैं वो दबाकर पुट ऑप्शन खरीदे हैं। तो एक और आप इंडेक्स भी बेच रहे हो, एक और आप स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच रहे हो और दूसरी ओर पुट भी खरीद रहे हो। तो इस लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़े कमजोर हैं और खराब है। तो कल बड़ा सरप्राइजिंग यही रहा मेरे लिए कि कहीं भी न तो घरेलू फंड ने खरीदारी की, घरेलू फंड की 1275 करोड़ की बिकवाली है, और न ही कहीं भी खरीदारी आपकी एफआईएस की इनफैक्ट बिकवाली है। इसलिए मैंने आंकड़े वहां पर नेगेटिव साइड में रखे हैं। और अगर आज ऊपर की तरफ बाजार में ब्रेक लगना है, रुकना है और वहां से करेक्शन देकर फिर से चलना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, आपके लिए आंकड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव नहीं है, न एफआईएस के पॉजिटिव है न घरेलू फंड के। तो ब्रेक लगाने का काम यही करेंगे, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एफआईएस का आज क्या एक्शन होता है। एक्सपायरी है सर, वायदा कारोबार के कोई लेवल्स, कोई संकेत जहां से लेवल्स पर इफेक्ट आ सकता है? दीप, देखिए, पहली चीज तो है कि 11,900 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जहां 24 लाख शेयर पुट में है और 15 लाख शेयर कॉल्स में है। तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। अब आइए आप 12,000 के लेवल पर, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, माफ कीजिएगा कॉल्स में है, 35 लाख शेयरों का। 12,000 पार करके अगर आप टिके तो कॉल्स में 70 लाख शेयर ऐसे होंगे जो रिस्क पर आ जाएंगे, कॉल राइटर्स, और ये 12,025 पार होने के बाद तनाव में आएंगे। तो जब तक 12,025 तक आप रुके हुए हैं, तब तक कॉल राइटर्स देखेंगे, हाँ देखते हैं ना, आज एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव तो होता ही है दोनों तरफ, और रोज मार्केट 2 दिनों से तो नीचे मौका दे ही रहा है, नीचे आएगा तो काटेंगे, ये उनकी मेंटेलिटी रहेगी। लेकिन 12,025 जैसे पार किया उसके बाद इन्हें लगेगा डर। 70 लाख शेयर है, 20-25 लाख भी कटने आए तो 50 एक पॉइंट निफ्टी को ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो 12,025 पार करके अगर निफ्टी टिक जाता है, फिर शॉर्ट रहने में समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तेजी से ऊपर बाजार को ले जा सकती है। और 12,100 अगर गलती से पार कर लिया तो 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो 12,100 के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर्स। तो शॉर्ट ही हैं एक्चुअली, ये तेजी करने वाले नहीं बढ़ा रहे हैं मार्केट को, शॉर्ट वाले बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर करके बढ़ा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी 24,000, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 10 लाख शेयरों का। 24,000, 24,050 ये पार करके आप टिके तो आपको शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी 27 लाख शेयरों की बैंक निफ्टी में। जी हाँ, 23,900 तक ही बैंक निफ्टी में 17 लाख शेयर शॉर्ट हो जाते हैं। 10 और 24,000 के जोड़ दो तो 24,000 वाले जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जिन्होंने कॉल राइटर्स हैं, जिन्होंने शॉर्ट की हुई है बैंक निफ्टी, वो 24,050, 24,075 के ऊपर तनाव में आएंगे। और तब ये जो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करेंगे तो पहले तो 24,200 तक ले जाएंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और 24,200 अगर पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में,
24,200 के पार टिक गया तो ऐसी आतिशबाजी दिखेगी कि मजा आ जाएगा। फिर आप 24,500 के आसपास जाकर ही रुकेंगे, 24,450 24,550 की रेंज में। तो 24,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, 12,025 के ऊपर निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, और 24,200 पार कर लिया तो 37 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाएंगे। आप सोचो, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। पिछले 2 सीरीज से लगातार मैं कह रहा हूं प्लीज शॉर्ट मत कीजिए, प्लीज शॉर्ट मत कीजिए। बाजार का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक आध डेढ़ दिन के करेक्शन से आप देखिए, कल परसों 2 दिन करेक्शन, एक भी वक्त हमारी आवाज़ कहीं कोई ढीली नहीं हुई कि कहीं हाँ आपको डरना है, घबराना है। तो शॉर्ट्स जितने कम रहेंगे उतना बढ़िया है। आप तेजी में पार्टिसिपेट न कर रहे हैं कोई बात नहीं, गिरावट का इंतजार करें फिर खरीदें। प्लीज़ बिना मतलब बिना सोचे समझे, बिना डेटा पढ़े हुए और ट्रेंड के विपरीत जाकर शॉर्ट करना ये सुसाइड करने टाइप वाला मामला है। तो शॉर्ट ना करें, ये साफ डेटा दिखा रहे हैं तो मजबूत है डेटा, शॉर्ट नहीं करना है। बिल्कुल अनिल जी, मजबूत है डेटा, शॉर्ट नहीं करना है। देखते हैं आज किस लिहाज से बाजार में मूवमेंट आता है। सर एक छोटा सा सवाल और था, आज जो एक नई लिस्टिंग है छोटी कंपनी लिखता इंफ्रा, इस पर आपकी कोई राय सर? नहीं दीप, 60 करोड़ का आईपीओ, बहुत छोटी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की है। कंपनी देखने में ठीक लग रही थी। पता नहीं इन्होंने एक एक रुपये से प्राइस बैंड नीचे करके या बढ़ा के जो भी है, उसके बाद इन्होंने अपना इशू एक्सटेंड भी किया था। लेकिन उसके बाद इसलिए मेरा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है 120 रुपये के इशू प्राइस का, छोटी प्राइस के इशू में और छोटी साइज़ के इशू में अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो जिन लोगों ने लगाया वो अपने हिसाब से देखें। कंपनी की जितनी मैंने डेटा देखे हैं बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या हो सकता है ये मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो इतने छोटे आईपीओ में बहुत मुश्किल है, इसलिए जिन लोगों ने लगाया वो अपना डिसीजन खुद ले। बाकी 120 रुपये का प्राइस उन्होंने तय किया है जी। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं किस तरह से लिस्टिंग होती है, बट अनिल जी का व्यू इस पर न्यूट्रल है। अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन लिए या एग्जिट करिए, आपके ऊपर है। चलिए आगे एक्शन बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ होंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए। 9 बजे आपको मालामाल वीकली का एक और शानदार शेयर भी दिया जाएगा। पर फिलहाल हमारे साथ कुशल, पूजा और मानसी तैयार हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए आज जो आने वाले नतीजे हैं उसमें एफ&ओ स्पेस से माइंड ट्री के पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही कैश स्पेस में साइंट के नंबर्स आएंगे, फिर रानी ब्रेक लाइन, यहाँ पर इनके नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर भी बोर्ड बैठक होनी है, और इसके अलावा ट्राइडेंट और साउथ इंडियन बैंक के नतीजों पर भी आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा आरबीआई जो है वो अपने 20,000 करोड़ का ओएमओ आज से लॉन्च करेगा, तो वहां पर भी आपको देखना होगा कि कितना किस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आते हैं। और साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक, यहाँ पर इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने की योजना बनाई है, तो उस पर आज ये बोर्ड मीटिंग होगी। राइट्स इश्यू के जरिए जुटाएंगे या क्यूआईपी के थ्रू जो है ये पैसा रेज किया जाएगा। इसके अलावा अनिल जी ने आपको बताया कि लिखिता इंफ्रा का जो आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग होनी है, तो देखते हैं कि किस हिसाब से वहां पर प्राइसिंग निकल कर आती है। साथ ही काफी सारी चीजें जो है आज से अनलॉकिंग होती हुई नजर आएंगी, खासकर सिनेमा हॉल जो है आज 50% कैपेसिटी के साथ खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा 200 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। साथ ही एंटरटेनमेंट पार्क भी आज से खुलते हुए नजर आएंगे, और मुंबई में मेट्रो सर्विसेज आज से दोबारा शुरुआत हो जाएंगी, और साथ ही वेस्टर्न रेलवे रूट पर काफी सारी जो लोकल ट्रेन हैं उनका काउंट बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन्फोसिस शानदार नतीजे यहां पर आते हुए नजर आए। कल पोस्ट मार्केट ये नंबर्स आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन में काफी सिग्निफिकेंट उछाल देखा गया है। 22.7 से बढ़कर 25.3% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और 4,845 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, 14.5% की बढ़त रही है। और यही नहीं, अगर आप कंपनी की गाइडेंस भी देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू गाइडेंस 0 to 2% थी, अब उससे बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया गया है, और मार्जिन गाइडेंस भी 23 to 24% के रखी गई है। तो दोनों फ्रंट पर भी इन्होंने मार्जिन अपने रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस रिवाइज किए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। इन्फोसिस आज ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा अच्छे नतीजों के दम पर। पूजा गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं?
की बात करेंगे तो 31% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफे में 12% की गिरावट इस बार देखी गई। टिटागोर वैगन्स के नंबर्स भी कमजोर ही नजर आ रहे हैं। हालांकि जो घाटा है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन बाकी फ्रंट पर नंबर्स हालांकि जो घाटा है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन बाकी फ्रंट पर नंबर्स बेहद कमजोर। आय में करीब 90% घटा है कंपनी का और इस बार भी कुछ और खबरों में आज बैंक्स पर नजर रखें, क्योंकि अपडेट आया कि सुप्रीम कोर्ट अब लोन मोरेटोरियम पे जो सुनवाई है वो 2 नवंबर तक करेगा। अभी तक एनपीए नहीं। जी पूजा माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो में थोड़ी आज परेशानी आ रही है, थोड़े कनेक्टिविटी इश्यूज हैं जरूर मुंबई में, क्योंकि रेड अलर्ट है, भारी बारिश हो रही है कुछ एरियाज में। पर जैसे पूजा हमें बता रही थी, बैंक मॉरेटोरियम मामले में नवंबर 2 से पहले जो ब्याज पर सरकार की तरफ से राहत आ रही है उसके मेजर्स देखना चाहेंगे और 15 तारीख तक सर्कुलर आ जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, यहां पर भी नजर रखिए, गुजरात सरकार के साथ करार किया है 10,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड स्मेल्टर लगाने के लिए ये करार है। तो कल भी हमने देखा था स्टॉक पर तेजी रही और कुछ बड़ी डील्स हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर हम लगातार फंड एक्शन देख रहे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं, वहीं कैनाडा रोबेको म्यूचुअल फंड ने 9,90,000 शेयर्स बेचे हैं इसके। और एक्रिसिल, यहां पर एबेकस ग्रुप ने तकरीबन 18.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 101 रुपए 30 पैसे के भाव पर, और शॉक जीएमबीएच ने 20 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो ग्रुप की कंपनी है। तो ग्रुप की कंपनी ने बेचे हैं और एबेकस ने यहां पर खरीदारी करी है। पर आइए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, शुरुआत इन्फोसिस के नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, 4 रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे करेंगे। सीएलएस से खरीदारी की राय बरकरार रखी, इन्होंने लक्ष्य 1180 से बढ़ाकर 1330 के कर दिए हैं। इनका कहना है कि सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन और प्रदर्शन देखने को मिला है और FY 22-23 ईपीएस अनुमान 6% तक बढ़ाया भी है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 1180 से बढ़ाकर 1300 कर दिए हैं। कंपनी ने अच्छे और दमदार नतीजे पेश किए हैं और इनका कहना है कि हर पैमाने पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय बरकरार रखी है, इन्फोसिस पर लक्ष्य 1201 से बढ़ाकर 1369 के कर दिए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी सेगमेंट में मजबूती की वजह से गाइडेंस में बढ़त की गई है। 2021 से 23 ईपीएस अनुमान 4% तक इन्होंने बढ़ाया है। मक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने, इन्फोसिस पर लक्ष्य 1140 से बढ़ाकर 1410 के कर दिए हैं। मध्यम अवधि में आय ग्रोथ के अनुमान के चलते लक्ष्य बढ़ाया। इनका कहना है कि बड़ी डील की वजह से आगे भी आय ग्रोथ अच्छी रहने का पूरा अनुमान है। कुछ और रिपोर्ट्स है, औरोबिंदो फार्मा पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखे, लक्ष्य 1060 के दे रहे हैं। कंपनी की पाइपलाइन इन्हें मजबूत लग रही है। अशोक लेलैंड पर क्रेडिट स्विस ने रेटिंग अपग्रेड की है और आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 68.7 से बढ़ाकर 95 के कर दिए हैं। सितंबर में मजबूत फ्रेट मांग से आने वाले 6 महीनों के लिए इन्हें आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। टाटा स्टील पर 2 रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय इन्होंने दी है, लक्ष्य 485 के हैं। बीएसएल के जो नतीजे आए इनसे Q2 ग्रोथ की शुरुआत जो है काफी अच्छी होती हुई दिखी है और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 565 के। बीएसएल के नतीजे से मैनेजमेंट का कारोबार पर फोकस साफ है और सेकेंड क्वार्टर के लिए एबिटा टू नेट डेट एक्सपेक्टेशंस पर फिलहाल रिस्क इन्हें दिख रहे हैं। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर रहेगा एक्शन। थोड़ी देर में वरिंदर हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, तब तक आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। कुणाल जी आवाज आ रही है आपको? शुरुआत करिए। लगता है कुणाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो किरण जी आपके पास आता हूं। गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। मेरा बाय करने का इरादा है और एक कैश सेगमेंट का काउंटर है, ओरेकल फाइनेंस OFSS। ये बाय करके चलना चाहिए। कल का क्लोजिंग 3145 के आसपास का था। मेरा मानना है कि जिस तरीके से एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक काफी बड़ी अपसाइड आपको इधर देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 3100 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 3350 3400 एक से दो दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, 3350 3400 के टारगेट के लिए करें खरीदारी OFSS ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये है स्टॉक आपके लिए। आइए बंसल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपने कौन सा स्टॉक चुना आज? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी आप बिल्कुल भी घबराए मत, मैं बिल्कुल कनेक्टेड हूं और मेरा अनिल जी को नया स्टॉक नहीं है। कल वाला जो स्टॉक दिया था बजाज फिनसर्व, वही मेरा पिक है। लेवल्स रिपीट कर देता हूं। 6050 का स्टॉप लॉस दिया था, 6370 पहला टारगेट, 6450 दूसरा टारगेट। इसके साथ साथ अनिल जी जो अभी किरण जी ने स्टॉक दिया है OFSS, वो अनिल जी मुझे काफी अच्छा लगता है। कल इस स्टॉक में 75,000 की एक डील भी हुई है 3050 के स्तरों पर 23 करोड़ की, और उसी डील की अनिल जी वेट करा था 3230 3230 OFSS का एक रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट आज होता है कल होता है, उस ब्रेकआउट को टाइम करना मुश्किल है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर OFSS को मिस नहीं करना चाहिए और एक बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि ये स्टॉक 16 की पी पे चल रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज पी यहाँ पर 25 की रही है, तो एक डिस्काउंट है। IT चल चुका है। तो किरण जी की जो पिंक शर्ट मुझसे ज्यादा पिंक है, तो किरण जी की कॉल पे थोड़ा सा अपडेट था, वो भी मैंने शेयर करा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय बजाज फिनसर्व और साथ ही OFSS। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एक मोमेंटम बनता हुआ कल के ट्रेड में देखा और कल सारा फोकस अनिल जी बैंक निफ्टी पर था। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिखेगा और उसकी अगुवाई जो है स्टेट बैंक करेगा। तो स्टेट बैंक को मौजूदा स्तरों पर खरीदें। 200 रुपए के आसपास बंद हुआ, 195 रुपए पर 195 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 210 से लेकर 212 के लेवल्स आपको एक दो दिन में देखने को मिलेंगे। तो स्टेट बैंक में खरीदारी की राय। ओके, स्टेट बैंक में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय। सेठी साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक्स क्या है आपकी लिस्ट में आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक देखिए बाजारों का सवाल है, कल एक शानदार जो हमारे जब बाजार खुले हुए थे तब लग रहा था यूएस के मार्केट में अच्छी तेजी होगी, बट फिर जो वहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी के जो बयान आए स्टिमुलस पैकेज को लेकर, उसके बाद वहां पे गिरावट आई है, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमारे बाजार बिल्कुल तेजी का मूड है और आज भी अच्छी तेजी होनी चाहिए बाजार में। और आज वैसे एफएनओ की जो वीकली एक्सपायरी है वो भी है, तो बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे सब बाई के स्टॉक्स हैं। जो पहला स्टॉक जो पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक है, वो वही स्टॉक है जो पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में मैंने 3 बार अलग अलग सेगमेंट में चैनल पे रिकमेंड किया हुआ है, इन्फोसिस। इस स्टॉक को पिछले बुधवार को भी मैंने 1050 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह दी थी और मैंने कई दिनों से मेरा ये मानना रहा है कि इस बार जो टेक्नोलॉजी IT कंपनीज है, इनके मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, बिकॉज उनके जो खर्चे बचे हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, तो उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो इन्फोसिस जो कि कल 1135 पे बंद हुआ, उस पर मेरा आज का टारगेट 1190 का है, 1200 का है। मुझे लगता है जिन्होंने मेरे बोलने पे निचले स्तर पे लिया है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और 1190 1200 के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें। इसके अलावा जो और स्टॉक्स मेरे रडार पे है, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूं। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक के, इस कंपनी के नतीजे आने हैं अगले मंगलवार को 20 तारीख को। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहां से भी, हालांकि कल भी अच्छा किया है, इस स्टॉक में भी बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए। और मुझे लगता है इन द रन अप टू द रिजल्ट्स ये स्टॉक में यहां से मैं मानता हूं कि 70 से 100 रुपए तक की तेजी बिल्कुल आ सकती है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए भी, और थोड़ा आप 2-3 दिन के लिहाज से इसमें बने रहने की सलाह है। फिर मुझे HDFC लाइफ इंश्योरेंस अच्छा लग रहा है, उस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। कल मैंने ICICI प्रू लाइफ 2:30 बजे के शो में जो शॉर्ट टर्म पिक रहती है वहां पे रेकमेंड करा था। HDFC लाइफ भी अच्छा है, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें। और फाइनली जो रेंटल हाउसिंग स्कीम जो कल सरकार ने अनाउंस करी है बाजार बंद होने के बाद, उसके कारण मुझे लगता है ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाला सेक्टर आज अच्छा करना चाहिए।
तो वहां से मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक थोड़ा हाई बीटा काउंटर है बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है आज अच्छी तेजी बन सकती है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। इन्फोसिस, HUL, HDFC लाइफ, आईबुल हाउसिंग, ये हैं तमाम वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करें। आइए वागले साहब भी हमारे साथ हैं। वागले साहब बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो मैंने कल मॉर्निंग में रिकमेंड किया था। स्टॉक है टाटा केमिकल्स, 318 का बंद है। कल हमने 313 314 के आसपास मॉर्निंग में बात की थी, 321 तक जाके 318 का क्लोज है, लेकिन इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको हम कहते हैं, एक क्लियर कट पैटर्न बहुत दिनों के बाद मुझे दिखाई दिया है। तो मेरा आज में भी 1 से 2 दिनों का टारगेट 330 होगा, 313 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपायरी की बात करेंगे, मुझे लगता है ये 345 350 तक भी स्टॉक जा सकता है। इतना पैटर्न अच्छा है और क्लियर है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए करते हैं फोकस नतीजों पर। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। धीमे धीमे नतीजों की लिस्ट बड़ी होती दिख रही है। नतीजों का सीजन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आज 4 रिजल्ट्स आपके लिए विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। वरिंदर गुड मॉर्निंग। बताएं वरिंदर, कौन कौन से रिजल्ट्स आज आपने चुने हैं और कैसे रहे हैं रिजल्ट्स? मॉर्निंग सर, अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट्स। आईटी में तो सब बात कर ही रहे हैं। सो आई टॉक अबाउट टाटा एलेक्साई सर। अच्छे नंबर आए हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो क्वार्टर इसके नंबर्स देखने चाहिए। सेल्स 7%, प्रॉफिट 14% इंप्रूव हुआ है। उनका एक डिवीजन है जो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन डिवीजन होता है, वो 7% ग्रो किया है। बट इसमें और इंटरेस्टिंग चीज है सर कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ इस डिवीजन में आया है वो हेल्थ केयर से आया है। सो दैट इज व्हाई फार्मा एज अ सेक्टर इज रियली गुड, बिकॉज इन कंपनीज को ग्रोथ भी क्यों आ रहा है, बिकॉज किस सेक्टर पे फोकस है वो चीज जरूरी है। बट एक कैवियट है सर कि this company is trading at 33 times multiple. It's not a cheap stock, Tata LXI, So whether it is priced in or not, वो एक जरूरी चीज है। I'll give you example. आज जैसे सारे इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, तो इन्फोसिस 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, टीसीएस कुछ 28 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो इवन आज जैसे ब्रोकरेज बोल रहा है कि 20 का 25 टाइम भी अगर इन्फोसिस हो जाता है तो भी वो 10% टीसीएस से कम होगा, और टाटा एलेक्सा इज 33 टाइम्स, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, सो कीप दैट इन माइंड। वन कंपनी सर और वन सेक्टर विच इज प्रोवाइडिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, वो इनिशियली जो होता है ना कि अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पे, वो है स्टील। जैसे कल हमने टाटा स्टील के बारे में बात किया, उषा मार्टिन डिवीजन जो थी उसके बारे में बात किया। आज टाटा स्टील बीएसएल के नंबर सर बहुत अच्छे हैं। और सर ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस कंपनी बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। 65% इट्स ओन्ड बाय टाटा स्टील, और ये कंपनी कुछ 13 से 15% टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड एबिटा बनाती है। सो टाटा स्टील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। सेल्स तो ऑफकोर्स 21% ऊपर थी, मार्जिन सर 20% आए हैं वर्सेस 11%, जो बेस्ट है 7 क्वार्टर में। एबिटा पर टर्न 5,000 रुपए से कुछ 8,500 हो गया है, विच इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू व्हाटएवर पीपल वर एक्सपेक्टिंग। प्रॉफिट वर्सेस लॉस हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लोज इंप्रूव हुए हैं, डेट कम हुआ है इस कंपनी का। सो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सो आज जेफरीज का, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया कि अगर टाटा स्टील, उषा मार्टिन ने, टाटा स्टील भूषण ने, बीएसएल ने इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं, तो क्या ये इंडिकेशन है कि टाटा स्टील के नंबर्स या मेटल के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आने चाहिए। सो कीप दैट सेक्टर ऑन योर रडार टुडे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तीसरा सर कंपनी जो मैं देख रहा था वो है डेन नेटवर्क्स। अगेन नंबर्स ठीक थे सर, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अगर वाई ऑन वाई आपको प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ भी बहुत ऊपर सर्च किया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कम हुआ है। अदरवाइज क्वार्टर नंबर्स कम हुए हैं। अगेन इट्स नॉट अ चीप स्टॉक। 35 टाइम पे ट्रेड करता है, 35 टाइम्स पे ट्रेड करता है, ऑलरेडी 2.5 टाइम्स सर्च कर चुका है क्लोज से। प्रॉफिट आपको 37 करोड़ दिखेगा कंपेयर टू 15 करोड़, बट उसमें कंटेंट एंड पर्सनल कॉस्ट कम है, डेप्रिसिएशन कम हो गई है 75 करोड़ से 62 करोड़, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया है। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण नंबर अच्छे नहीं आए हैं, is only because of cost cutting and depreciation and interest cost going down. और चौथा गोवा कार्बन सर, आई एम ओनली मेंशनिंग दिस बिकॉज पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी एंड थिंकिंग अबाउट कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, बट नंबर्स कोई अच्छे नहीं आए। एबिटा लॉस किया इस कंपनी ने, सेल्स 13% डाउन है। अगेन नॉट अ चीप स्टॉक, मगर कमोडिटी स्टॉक ट्रेडिंग एट 2.6 टाइम्स प्राइस टू बुक is very very high। आप सोचिए हिंडाल्को ट्रेड्स अराउंड 1 टाइम और उससे भी नीचे ट्रेड करता है, और यहाँ पे छोटे कमोडिटी स्टॉक्स कुछ है जो 2.6 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहे हैं। सो इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक।
तो वरिंदर, जो आपने कहा उसमें एक चीज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आईटी के बाद अगर किसी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के इंडिकेशन आ रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो बड़े रिजल्ट्स आएंगे तो वो मेटल हो सकता है, राइट? एग्री सर, बाकी अभी तक जो इंडिकेशन आया, बिकॉज अपने को 2 नंबर्स ही आए अभी तक, राइट? टाटा स्टील की जो सब्सिडरीज है, सो यू नो द और सर इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि ये कंपनी जो ट्रेड कर रही है आज की टाइम पे 3 या 4 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रही है। अच्छे टाइम पे ये सारी कंपनी 7, 8, 9 टाइम का ईवी एबिटा मल्टीपल कर सकती हैं। सो उनमें रूम है, उनमें रूम है कि अगर उनकी इंप्रूवमेंट आई देन देयर इज अ रूम कि हाँ भी पीपल विल बाय दिस कंपनीज, बिकॉज वो बहुत सस्ती कंपनीज हैं। आईटी में इशू क्या हो रहा है सर, जैसे विप्रो में कल हुआ, विप्रो 8% इसलिए नहीं गिरा बिकॉज उसके नंबर गंदे आए थे, इसलिए गिरा बिकॉज वो वैल्यूएशन सर वो 25-26 टाइम पे पहुंच गया था, विच इज मच हायर देन इन्फोसिस ऑल्सो। विप्रो कभी 15-16 टाइम पे ट्रेड नहीं किया था सर, और वो अभी 25-26 टाइम उसको देने लगे थे। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्साइटेड होके कुछ कंपनीज मत ले लीजिए जस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी देयर, और अगर ग्रोथ नहीं आ रही है। सो स्टील अच्छा दिखा रहा है अभी तक और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, तो मैं इस सेक्टर को देखूंगा। आज कुछ टेक्सटाइल कंपनी से नंबर्स हैं, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ भी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। और जो 2 टाटा ग्रुप की कंपनियां जो इन्होंने अक्वायर की थी आईबीसी में, टाटा बीएसएल, भूषण स्टील इसका नाम होता था। कल मैं आपसे इन पर एक सवाल पूछूंगा और आप डिटेल में आप पूरा पढ़ के विस्तार से बैलेंस शीट देख कर आइएगा। क्या ये रिजल्ट वाकई में ऑपरेशनली बहुत जोरदार है या फिर सिर्फ कंपनियों ने इन दोनों कंपनियों में जो डेट कॉस्ट कम हुई है, कर्ज कम किए हैं, टाटा स्टील हो जाने की वजह से उसका फायदा मिला है? इस पर भी कल आपसे मैं फिर से चर्चा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का विस्तार से हमें एनालिसिस देने के लिए। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, एक काम करते हैं सुमित जी से भी पहले उनका पिक ऑफ द डे लेते हैं। सुमित जी बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे के तौर पे बजाज फाइनेंस चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। बजाज फाइनेंस ने कल एक लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, 200 डीएमए को रिस्पेक्ट किया है और वहां से वापस यूटर्न मारा है और लास्ट 2 दिनों के हाईस पे भी आ चुका है। तो स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 3350 3370 बजाज फाइनेंस का लेवल है बाइंग करने का। पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक में खरीदारी करें। ऊपर में 3450 से लेके 3500 रुपए तक के लेवल बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 3270 3280 के आसपास का सपोर्ट है, तो 3300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 3450 से 3500 के टारगेट्स के लिए। ओके, 3450 3500 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व में करें खरीदारी और बजाज फाइनेंस में करें खरीदारी। बजाज फिनसर्व पसंद है बंसल जी को भी, तो दोनों ही जगह खरीदारी करने की राय है। अब किरण जी के लिए बचा है खाली बजाज ऑटो, बाकी 2 बजाज तो गए हाथ से। आइए कुछ और स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करें, उससे पहले एक बार राय ले लूं मैं उन स्टॉक्स पे जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। आज से चूंकि सिनेमा हॉल्स की शुरुआत हो रही, वैसे तो सबको पता है, फिर भी एक बार पीवीआर के चार्ट्स देख लिए जाए। जरा पीवीआर पर राय दीजिए वागले साहब, कुछ खरीदारी या बिकवाली करने का इरादा रखते हैं आप? अनिल जी, मतलब माइल्डली पॉजिटिव इसको मैं समझता हूँ। 1245 का बंद है, जाएगा तो 1270 1280, लेकिन वहां पर बहुत रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता ये न्यूज पे इतना पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी निगेटिव ही है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मैं बहुत जल्दी में बाय नहीं करूंगा इसको। जल्दी नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी जल्दी नहीं। टाटा एलेक्सी, सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए, नतीजे अच्छे हैं लेकिन स्टॉक महंगा भी है, क्या करना है? अनिल जी, ये स्टॉक एक वन वे रैली के अंदर है। ये स्टॉक ने वन साइड मूव दिखाया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस स्टॉक में खरीदारी करें, क्योंकि पूरा सेक्टर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर है। तो ये स्टॉक के अंदर कोई करेक्शन आया नहीं, तो कोई भी छोटा मोटा अगर करेक्शन आता है तो उसमें खरीदारी करें। 1430 1440 ये लेवल्स अगर मिल जाते हैं तो अच्छे होंगे। ऊपर में 1500 का इमीडिएट हडल है, 1500 का लेवल ब्रेक होने के बाद और तेजी देखने को मिलेगी। तो चार्ट्स को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई खास बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है उसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, छोटे मोटे डिप में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। आइए, राजेश पालिया साहब हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, ले लें उनसे भी उनकी पिक ऑफ द डे। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे जो आज रहेगी वो रहेगी टाटा कंज्यूमर।
ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक करेक्टिव मूव था, स्टॉक ऑलमोस्ट इसके 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास से इसने एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने कल काफी अच्छा एक अप मूव दिया और कल के सेशन में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग एक्शन इसमें देखने को मिली, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से और मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और ये स्टॉक में हमें लग रहा है 505 510 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 489 के आसपास क्लोज हुआ है कल ये स्टॉक, 482 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 500 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 505 का। ओके, 500 505 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसे आप पहले टाटा ग्लोबल के नाम से भी जानते थे। हिंदुस्तान जिंक पर राय दीजिए। सेठी साहब, खबर आई कि गुजरात में इन्हें एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुमति मिली है। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हिंदुस्तान जिंक वहां पर करेगा। एक बड़े डिविडेंड की उम्मीद भी बाजार को लंबे समय से है। क्या खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? अनिल जी, देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत ही अच्छे हैं और ये जो ट्रिगर है कि जिस तरह से अब वेदांता की जो डीलिस्टिंग फ्लॉप हो गई, उसके बाद से बाजार को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि हिंदुस्तान जिंक से एक अच्छा खासा डिविडेंड आएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिविडेंड, जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिविडेंड वुड गो टू वेदांता, जो कि इसकी एक होल्डिंग कंपनी या जो सब्सटेंशियल हिस्सेदारी इस स्टॉक में रखती है। तो वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है और स्टॉक अपने रीसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। मेटल्स में एक अच्छी तेजी भी बनी हुई है। तो इन सबको देखते हुए करंट लेवल्स पे हिंदुस्तान जिंक पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी, या कोई कारण से इंटरनेशनल क्यूज जिस दिन नेगेटिव होते हैं, मेटल्स में गिरावट आती है, तो इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक में आने को देखने को मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सुमित जी, इसके चार्ट देखिए। करीबन 9.25-10 लाख शेयरों की खरीदारी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने की है। कैनेरा रोबेकॉम म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, लेकिन एचडीएफसी जैसा प्लेयर वहां एंटर भी करता हुआ दिख रहा है और ये डील हुए 228 रुपए के दाम पर कल। चार्ट पर मजबूत है, खरीदना है या छोड़ दें? अनिल जी, चार्ट्स के ऊपर बढ़िया है स्टॉक पिछले 2-3 महीनों में लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है और कल आपने बिल्कुल सही कहा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर और स्टॉक ने 2-3 दिनों के हाई भी ब्रेक किए हैं। तो ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी बाय पोजीशन ली है लास्ट 2-3 दिनों में, वो पोजीशंस को होल्ड करें। 233 के आसपास कल का क्लोजिंग था। स्टॉक यहां से ऊपर के मूव में 245 से 250 रुपए तक का मूव दिखा सकता है और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 220 के आसपास है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। 245 से 250 रुपए तक का अपसाइड मूव टीसीआई के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो होल्ड करें अगर आपकी पोजीशन है तो।